नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ शानदार होकर के आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आगामी आने वाले जो एक दिवसीय एग्जाम है आपके, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, उसमें जो बेटा टॉपिक बहुत काम आएंगे, है ना। और ल्यूसेंट को वैसे भी बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन क्लास के माध्यम से एक एक करके टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य में है, और अगले शासक के, अगले राजा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसने लगभग 12 या 13 वर्षों तक शासन किया है। कुल मिलाकर के जिस राजा की हम बात करेंगे, राजा का नाम था या शासक का नाम था, सम्राट का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त लगभग अंतिम शासक ही मान के चलिए। उसके बाद एक विष्णुगुप्त और आता है, जो लास्ट का या अंतिम शासक माना जाता है इस वंश में। कौन से वंश में? गुप्त वंश में, है ना। तो स्कंदगुप्त की हम चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं है टॉपिक, 2-4 ही लाइनें हैं, ल्यूसेंट उठा करके आप पढ़ोगे तो। और जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ा रहे हैं, ल्यूसेंट आपको पढ़ा रहे हैं, तो ल्यूसेंट के माध्यम से ही क्लास चल रही है हमारी, ठीक है। तो स्कंदगुप्त की हम चर्चा करेंगे, देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, स्कंदगुप्त। शासक का नाम या राजा का नाम, जो शासक था, ये किसका उत्तराधिकारी था? कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त फर्स्ट का या प्रथम का। 455 से 467 तक शासन करता है स्कंदगुप्त। से 467 ईस्वी तक शासन करता है स्कंदगुप्त, ठीक है। ये इनका शासनकाल है, ईस्वी में ही लिखना बेटा। गुप्त वंश में जो शासनकाल है वो किस में पढ़ रहे हैं हम? ईस्वी में बेटा, ठीक है। ईसा पूर्व में उससे पहले तक पढ़ते हैं। तो किन के उत्तराधिकारी थे? कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे बेटा जी, है ना। पॉइंट बना के लिखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए स्कंदगुप्त। कौन हुए उत्तराधिकारी? स्कंदगुप्त हुए बेटा, है ना। यही जो हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इनके शासनकाल का, इन्होंने बेटा सौराष्ट्र, गुजरात में एक इलाका पड़ता है, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, पढ़ते हैं, मरम्मत कराई थी, है ना। ये आता है क्वेश्चन बेटा। हालांकि बनवाने वाला शासक तो सबसे पहला रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी ये झील का निर्माण। किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अशोक ने भी इसका वो कराया, क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण कराया, मरम्मत कार्य कराया। फिर इन्होंने भी मरम्मत कार्य कराया, है ना, क्योंकि कई सालों का समय बीत रहा है आपस में राजाओं के बीच में। तो जो जो राजा या जो जो शासक आता है वो कुछ ना कुछ कार्य इसमें अपना योगदान देता है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य, मरम्मत कार्य कराया। किसने कराया? इन्होंने ही कराया, स्कंदगुप्त ने कराया, है ना। और इन्होंने एक राज्यपाल भी बनाया, इसी राज्य का, इस इलाके का इन्होंने एक राज्यपाल बनाया था। वो राज्यपाल भी पूछा जाता है, क्योंकि असल में उस राज्यपाल ने ही कराया था झील का मरम्मत कार्य। तो पॉइंट बना के लिखना है, सौराष्ट्र का राज्यपाल। सौराष्ट्र का राज्यपाल बेटा किसे बनाया इन्होंने? तो एक व्यक्ति थे जिनको बनाया था राज्यपाल, जिनका नाम आपको मिलेगा पर्णदत्त करके, है ना। ये थे गवर्नर सौराष्ट्र के। किसने बनाया? स्कंदगुप्त ने। तो असल में बेटा जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि भाई सुदर्शन जो झील है, कौन सी झील है मेरे भाई? सुदर्शन झील का जो मरम्मत कार्य कराया, असल में सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य कराया पर्णदत्त ने, इस गवर्नर ने कराया था। कराया था, ठीक है।
इन्होंने ही मरम्मत कार्य कराया था पर्णदत्त ने, लेकिन शासनकाल किसका था? स्कंदगुप्त का। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके शासनकाल की, स्कंदगुप्त के शासनकाल में बेटा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में विदेशियों का आक्रमण होता है। शासनकाल में हूणों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? हूणों का। ये विदेशी आक्रमणकारी थे। कौन थे? ये विदेशी आक्रमणकारी थे, जो हूण थे। ठीक है, हूणों का आक्रमण होता है। इनका भी एक नेता था, उसका भी नाम आप नोट कर लो, तोरमाड़ नामक व्यक्ति था जो आक्रमण करता है। हूणों का जो नेता था उसका नाम था तोरमाड़। इधर लिख देता हूं मैं ऊपर। जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हूण बोलते थे इनको। हूणों के नेता तोरमाड़। ये अंडरलाइन करके पढ़िएगा इस नाम को, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये हूणों का नेता था तोरमाड़। इसी ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। शासनकाल में आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया? इन्होंने ही आक्रमण किया था, है ना, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि एक नेता था। नेता या मान लीजिए आक्रमणकारी, मान लीजिए आक्रमणकारी भी लिखते हैं। हूण आक्रमणकारी थे जो बाहर से भारत में आक्रमण कर रहे थे। इन्हीं के समय में आक्रमण होता है गुप्त वंश में। तो आप समझ सकते हैं कि इनके आक्रमण की वजह से भी समझ सकते हैं कि गुप्त वंश धीरे धीरे क्रमिक पतन होता गया। धीरे धीरे पतन हुआ गुप्त वंश का, अचानक और एकाएक समाप्त नहीं होता है ये वंश, है ना, जहां पे जो मध्य भारत वाले इलाके पे शासन कर रहा था भारत में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा बेटा? इसमें हूणों वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कि भाई किसका आक्रमण होता है? इनका आक्रमण होता है, जिनको विदेशी आक्रमणकारी हूण कहते हैं। और इनका जो नेता था वो कौन था? तोरमाड़ था। इसको याद रखना है आपको, है ना। उत्तराधिकारी थे जो कुमारगुप्त प्रथम के। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का उल्लेख यानी कि मरम्मत कार्य का उल्लेख मिलता है। सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पर्णदत्त नामक व्यक्ति। इस झील का निर्माण कार्य भी इन्हीं को श्रेय जाता है और इनके शासनकाल में इनका आक्रमण होता है। ठीक है, ये याद रखनी है चीजें। अब जैसे देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दी गई है वो कौन सी झील के बारे में? सुदर्शन झील के बारे में। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आता है। झील प्राकृतिक जो भूभाग होता है, हमारा भौगोलिक भूभाग होता है, उस पर नेचुरल प्रवृत्ति के आधार पर झील का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्माण होता है। आमतौर पर ज्यादातर जो झीलें हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल पर, भारत के अलग अलग हिस्सों पर, है ना, जैसे बुलर झील की हम बात करें, ठीक है, लोनार झील की बात करें महाराष्ट्र में, जैसे ज्वालामुखी से बनी है, तो क्या हो गई? ये प्राकृतिक हलचलें होंगी, कोई ना कोई प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ही झीलों का निर्माण होता है। बुलर झील की भी बात करें तो कश्मीर में स्थित है ना, वो भी प्राकृतिक के माध्यम से निर्माण हुआ है। कुछ झीलें ऐसी हैं जो इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें बोलते हैं मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील बोल देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति ने बनाई है उसे कृत्रिम झील। लेकिन इस झील का निर्माण वहां के आसपास के इलाकों में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, पानी देने के लिए, सौराष्ट्र के इलाकों में, है ना, वहां की जनता के लिए पानी पहुंचाने के लिए बनवाई गई थी ये झील, निर्माण कराया गया था इस झील का। तो सबसे पहला जो व्यक्ति था इस झील में, सभी पूछे गए बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना है इस झील से जुड़े हुए। तो सबसे पहले इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया? सबसे पहले निर्माण, तो सबसे पहले निर्माण कराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने निर्माण कराया वास्तविक। और दूसरा व्यक्ति पुनः निर्माण में कौन आता है? अशोक। सम्राट अशोक का भी उल्लेख मिलता है पुनः निर्माण में इस झील में। तीसरा जो शासक है वो अभी पढ़े हैं हमने, क्या नाम है इनका? स्कंदगुप्त। तीसरे जो शासक बेटा रहते हैं वो स्कंदगुप्त भी क्या कराते हैं? इसका पुनः निर्माण कराते हैं भाई, इस झील का, है ना, मरम्मत कराते हैं अपने शासनकाल के दौरान। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये झील रही है। कहां पर? गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में। तो ये भी आप पढ़ लेना कि कौन कौन से शासकों ने इसका निर्माण कराया था या पुनः निर्माण कराया था। तो इतना सा ही इसमें है ल्यूसेंट के हिसाब से, अगर चर्चा कर रहे हैं हम इस टॉपिक पर, कौन से में? स्कंदगुप्त के शासनकाल की जो हमने व्याख्या करी है। अब यहां के बाद जो अंतिम शासक आता है बेटा, इसमें अंतिम शासक कौन आता है? इसमें विष्णुगुप्त आता है अंतिम शासक। तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक हो जाता है। फिर गुप्त वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे,
है ना, अलग अलग इकाइयां होती थी, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मंदिरों की चर्चा करेंगे, है ना, रचनाओं की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। कालिदास के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनको सामान्य तौर पर गुप्त काल में पढ़ा जाता है। बहुत सारी उनकी रचनाएं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत या ऋतु संहार, है ना, इस तरीके की बहुत सारी और रचनाएं हैं उनकी, तो पढ़ेंगे एक क्लास में, स्पेशली उनको पढ़ेंगे। तो इसको आप हाल फिलहाल लिखिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा पढ़ेंगे हम मंदिरों के बारे में, पढ़ेंगे अगली क्लास में। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, है ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कानपुर के अंदर है, जबलपुर के अंदर है, झांसी देवगढ़, जो सॉरी ललितपुर वाला जो हिस्सा है, झांसी और ललितपुर सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ये वाला इलाका। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है। तो गुप्त काल के दौरान बनाए गए ये मंदिर निर्माण कला का जन्म होता है, वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक को आप लिखिएगा, रिवीजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शेयर कीजिएगा, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिए। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद जो भी ल्यूसेंट का अगला टॉपिक आएगा उसे भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पूरा ल्यूसेंट कराएंगे आपको कवर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।